नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मिकेश कुमार त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान विमर्श। किसी भी देश के बनने की एक प्रक्रिया होती है, उसका अपना एक लंबा इतिहास होता है। उस इतिहास में उसके बनने की प्रक्रियाओं की स्मृतियां अंकित होती हैं। भारत आज़ाद भारत का इतिहास उस तमाम अच्छे बुरे स्मृतियों का इतिहास है जिनसे इस देश का निर्माण हुआ है, इस आज़ाद भारत का निर्माण हुआ है, जिसकी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम आज मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के अमृत काल का अगर आज हम कीर्तिगान कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसका श्रेय भारत की आम जनता को जाता है, जिन्होंने इस राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में अपनी सीधी सहभागिता निभाई और किसी भी प्रकार की निरंकुशता की संभावनाओं को उन्होंने हर स्तर पर अपने मत के माध्यम से उसे समाप्त किया, उसे खत्म कर दिया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं 48 वर्ष पहले आज ही के दिन अर्थात 25 जून 1975 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा देश पर आंतरिक अशांति की आशंका के आधार पर थोपे गए आपातकाल की चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। साथ ही अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएंगे कि हम में क्या त्रुटियां रह गईं या क्या आपको अच्छा लगा, या कुछ अगर आपके मन में सवाल होते हैं इस विषय से संबंधित, तो आप उन्हें ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ें, उनका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। तो जी हाँ, हम बता रहे थे आपको, या हम आपसे बात कर रहे थे कि 48 साल पहले आज ही के दिन अर्थात 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारतीय लोकतंत्र के धवल दामन पर एक काले धब्बे को आपातकाल के रूप में अंकित कर दिया, जिसकी बात गाहे बेगाहे देश दुनिया में होती रहती है। जैसे ही आपातकाल लागू हुआ, सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बाधित हो गईं। अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया, नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। आपातकाल लागू क्यों हुआ? इंदिरा गांधी के सामने वो क्या परिस्थितियां थीं, क्या चुनौतियां थीं? क्या वे परिस्थितियां, क्या वे चुनौतियां इतनी विकट थीं कि देश में आंतरिक अशांति की स्थिति पैदा हो गई थी? दरअसल हम उस दशक की चर्चा करेंगे जिस दशक में ये आपातकाल लागू हुआ, अर्थात 1970 का दशक। चूंकि 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू किया था, तो हम ये कहने की स्थिति में हैं कि 1970 के दशक का पूर्वार्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था इस घटना को स्वरूप लेने में। दरअसल वह दौर था जब देश गांधीवादी असहयोग आंदोलनों से दो चार हो रहा था। 1973 में गुजरात का एक नवनिर्माण आंदोलन या उत्थान आंदोलन के नाम से जिसे जाना जाता है, उसमें एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र फीस वृद्धि के विरोध में हड़ताल पर चले गए और उनके हड़ताल पर जाने के एक महीने बाद ही गुजरात विश्वविद्यालय के छात्रों ने गुजरात की कांग्रेस सरकार के निलंबन की मांग रखी और उसके विरोध में प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। गुजरात के इस आंदोलन से प्रभावित होकर के 1974 में जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी के नाम से भी जानते हैं, के नेतृत्व में बिहार में भी एक छात्र आंदोलन शुरू हो गया। बिहार का छात्र आंदोलन और बाद में बिहार की कांग्रेस सरकार को निलंबित करने के लिए एक दूसरा आंदोलन भी शुरू हुआ, जिसे इंदिरा गांधी ने स्वीकार नहीं किया। जेपी के इस आंदोलन का प्रभाव उस दौर के बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस पर भी पड़ा और उनके नेतृत्व में रेलवे ने भी हड़ताल की घोषणा कर दी। 3 हफ्तों तक रेलवे की हड़ताल चली और इस आंदोलन में लगभग 1 लाख कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त था।
तो हम देखते हैं कि 1973 से लेकर 1974 के बीच इस तरह के कुछ असंतोष भरी आवाज़ें थीं, जो भारतीय लोकतंत्र में पनप रही थीं, जो शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी प्रतिरोध के माध्यम से अपनी बात को व्यवस्था तक पहुँचाने की कोशिश कर रही थीं, और उन आवाज़ों को किस तरीके से अ कुचला गया, और उन आवाज़ों को कुचलने के पीछे जो मंशा थी, वो क्या थी, उस पर हम अभी बात करते हैं। चूँकि एक और बड़े समाजवादी नेता राजनारायण, जो बार-बार इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे और हार जाते थे, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी की जीत को उन्होंने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी के संसदीय चुनाव को शून्य घोषित करने का फैसला इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया। ये अपने आप में भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति के इतिहास में अपने आप में एक बड़ी घटना थी, जब भारत का प्रधानमंत्री न्यायालय में अपना पक्ष या अपनी बात रखने के लिए पहुंचा था। इंदिरा गांधी कोर्ट पहुंची थी, और जब उनके संसदीय चुनाव को शून्य घोषित कर दिया गया, तो एक अलग प्रकार की अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी को एक निर्विवाद नेता माना जाता है, लेकिन ऐसा था नहीं। अगर इंदिरा गांधी बिल्कुल एक निर्विवाद नेता होती, या उनका कोई विरुद्ध नहीं होता, उनके विरोध में कोई धड़ा नहीं होता, तो संभवतः इंदिरा गांधी त्यागपत्र देती, और जो है उनका कोई विश्वास पात्र निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालता। इंदिरा गांधी ने कोशिश भी की, और उन्होंने अपने उस पूरी व्यवस्था में कांग्रेस में अपने किसी विश्वास पात्र को उन्होंने चुनने की प्रधानमंत्री पद देने की कोशिश भी की, लेकिन कांग्रेस के अंदर से ही जो विरोध की आवाज़ें थीं, वो इंदिरा गांधी को ऐसा करने से रोकी। इंदिरा गांधी को डर भी था कि अगर वो सत्ता किसी और को दे देती हैं, तो फिर उनके पास दोबारा प्रधानमंत्री की कुर्सी आए या नहीं आए, इसकी संभावनाएं बहुत कम थी। इंदिरा गांधी के पास कुछ वक्त मिला, 20 दिन का समय मिला, और इंदिरा गांधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करती हैं। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सशर्त रोक दिया। हालांकि पूरे फैसले को समाप्त नहीं किया। इंदिरा गांधी के संसदीय निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया, लेकिन उनके जो है मुख्य प्रधानमंत्री बने रहने पर रोक नहीं लगाई, लेकिन उन्हें संसद में किसी भी तरह से मत देने के अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया था। यह फैसला, उच्चतम न्यायालय का फैसला 24 जून को आता है, और 25 जून को 25 जून की मध्य रात्रि में इंदिरा गांधी इस देश में आपातकाल लागू कर देती हैं। तो ये तो था एक प्रक्रिया, एक व्यवस्था जिसमें इंदिरा गांधी ने आपातकाल को लागू किया। उन्होंने जब आपातकाल लागू किया, उसके बाद उन्होंने जो प्रमुख कारण गिनाए, उन प्रमुख कारणों में से उन्होंने जेपी के आंदोलन को एक प्रमुख कारण बताया, जिसमें उन्होंने कहा, जिनमें उनको आशंका थी कि जेपी देश में एक राष्ट्रीय अशांति की स्थिति को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों से, छात्रों से लेकर के सेना तक से आह्वान किया था कि सरकार को समाप्त किया जाए, सरकार को हटा दिया जाए। इंदिरा गांधी को ऐसी आशंका थी कि संभवतः तख्तापलट हो जाए। हालांकि भारतीय सेना का चरित्र और भारतीय सेना जिस तरीके से वो अपने नियंत्रण में, स्वयं को नियंत्रण में रखती थी, इंदिरा गांधी की ऐसी कोई भी आशंका निर्मूल थी। इंदिरा गांधी का संभवतः उनका यह एक व्यक्तिगत जो है महत्वाकांक्षा थी कि वो किसी प्रकार से जो है राष्ट्रीय राजनीति पे अपना नियंत्रण बनाए रखें। लेकिन आपातकाल लागू करने के 2 वर्ष के भीतर देश की जनता में, देश की आम जनता के बीच इंदिरा गांधी की जो स्वीकारोक्ति थी,
जो स्वीकार्यता थी वो कमज़ोर हुई और उनके विरोध में आवाज़ें बढ़ने लगीं। और इस विरोध की वजह से इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग करके चुनाव कराने की सिफारिश कर दी। 1977 में देश में दोबारा चुनाव होते हैं और आपातकाल के बीच ये चुनाव होता है, लेकिन भारत की आम जनता ने उस आपातकाल की परिस्थिति में और जहाँ पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग होने की पूरी संभावना थी, उसको जो है उस संभावनाओं को दरकिनार करते हुए इंदिरा गांधी और कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से पराजय का मुख देखना पड़ा और देश में पहली बार एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इस तरीके से भारत की आम जनता ने भारत के लोकतंत्र के सार को, उसके अस्तित्व को, उसकी संरचना को बचाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक तरह से पूरी दुनिया में जहाँ पर भारतीय लोकतंत्र को एक नए लोकतंत्र के रूप में और एक इस शंका के साथ देखा जाता था कि बहुत कम उम्मीद है कि भारत अपने लोकतंत्र को बचा पाएगा। भारत की जनता ने न सिर्फ भारतीय लोकतंत्र को बचाया बल्कि उसकी संरचना को मजबूत भी किया। अब हम आते हैं थोड़ा-सा समकालिकता पर विचार करेंगे। एक थोड़ा ही समय गुजरा होगा जब देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने देश में एक और आपात की संभावनाओं पर जिक्र किया था। इंदिरा गांधी ने एक अमेरिकन पत्रकार को एक अमेरिकन पत्रकार या एक अमेरिकन वकील के साथ बातचीत करने के दौरान ये कहा था कि जिस तरीके से भारत की मीडिया में, जिस तरह से प्रेस में उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, जिस तरीके से उनके बारे में बेकार बातें कही जा रही हैं और उनके इन्फॉर्मेशंस को दूसरे देशों में पहुंचाया जा रहा है, उनको राष्ट्र में एक आंतरिक अशांति का जो है खतरे का एहसास हुआ था। लेकिन आज आप देखें कि आज जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज किया जाता है, उनकी हर एक छोटी-छोटी बात को लेकर के जो है बड़े-बड़े लेख लिखे जाते हैं। देश के ही नहीं बल्कि देश से बाहर के बड़े-बड़े न्यूज़पेपर्स में उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। उनके ऊपर जो है एक खास कम्युनिटी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया जाता है और तमाम सारी बातें कही जाती हैं, जहाँ पर उनको एक तरह से उनकी पूरी छवि को एक प्रकार से तानाशाह की छवि के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर वो भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी लोकतांत्रिक संरचनाओं में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, प्रेस की आज़ादी में, लोगों के, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों, उनके संवैधानिक अधिकारों में उनका पूरा भरोसा है और इसीलिए वो तमाम ऐसी परिस्थितियां होने के बावजूद भी जिसका जिक्र इंदिरा गांधी ने कहा था, मैं बिल्कुल भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो बात कहना चाह रहा हूं कि जो बात इंदिरा गांधी ने अपने आंतरिक आपातकाल को लागू करने के लिए जिन आधारों पर बैठता की थी अपने आंतरिक आपात की, वो सारी परिस्थितियां या उससे ज़्यादा विकट परिस्थितियां भारत में आज प्रधानमंत्री के सामने मौजूद हैं। लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री जी का और उनका लोकतांत्रिक संरचना में उनका भरोसा है कि वो ऐसी किसी भी संभावनाओं को भारत को आसानी से दरकिनार कर दिया जा सकता है। मुझे नहीं पता कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को ऐसा कैसे महसूस हुआ कि उन्होंने थोड़े दिन पहले ये बात कही थी, लेकिन भारत की जनता और भारत के इस जन समूह से निकले हुए भारत के नेता भी अब इस स्थिति में हैं कि वो किसी भी प्रकार से देश को राष्ट्रीय आपात की तरफ नहीं ले जाएंगे, खास करके आंतरिक अशांति के जैसे मुद्दे को लेकर के। अगर इस तरह की आंतरिक अशांति की स्थितियां खड़ी न की जाएं, आप देखेंगे किस तरह से छात्रों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन और समाजवादी नेता जेपी के आंदोलन से घबरा करके इंदिरा गांधी ने देश को एक आंतरिक आपात
आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की ओर ढकेल दिया था। आप देखें कि वर्तमान भारत किस इस तरह के कितने आंदोलनों को देख रहा है, चाहे वो जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे हों, जेएनयू के छात्रों का आंदोलन रहा हो, या जिसमें देश विरोधी नारे लगाए गए, या किसानों का आंदोलन हो जो बाद में हिंसक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। भारत में नागरिकता के कानूनों को लेकर के जिस तरीके से शाहीन बाग पर लंबा आंदोलन चला और बहुत बहुत पीसफुली और बहुत डेमोक्रेटिकली इन आंदोलनों को, इन सामाजिक आंदोलनों को भारत सरकार के द्वारा टैकल किया गया। उन पर जो है चर्चा पर चर्चाएं, या उसे आम जनता के बीच रखा गया, वो आम जनता ने उस पर अपना निर्णय दिया। लेकिन सरकार ने किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति में जो है उस स्तर तक नहीं गई जहां तक इंदिरा गांधी गई। जहां तक इंदिरा गांधी ने अपने छवि को बिगाड़ने की, या उनके बारे में प्रेस में या दूसरे अन्य जगहों पर खराब या गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियों की बात कही, तो देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत खराब और बहुत ही उनकी छवि को धूमिल करने के कोई ऐसे प्रयास नहीं छोड़े जाते हैं विपक्ष के द्वारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर न किए जाते हों। इसके अलावा जो एक बात इंदिरा गांधी ने की कि वो आर्थिक विकास के लिए इस तरह का जो है आपातकाल लागू की थी। ये भी देखा जाए तो दुनिया रिसेशन के संकट से गुजरने वाली है, जिसकी उम्मीद की जा रही है। कोरोना का एक लंबा पीरियड दुनिया ने देखा, जिसमें पूरी जो है सप्लाई चेन और आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब थी, और प्रधानमंत्री ने न सिर्फ अपने देश की जनता बल्कि के स्वास्थ्य की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी ज़रूरतों की पूर्ति और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा, बल्कि भारत से बाहर भी दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य का और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन और दूसरी अन्य ज़रूरत की चीज़ों का पहुंचाया। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हम ये बात बड़ी गंभीरता से कह सकते हैं कि भारत में वर्तमान सरकार के साथ जो भारत का लोकतंत्र है, उसकी जो जड़ें हैं वो और गंभीरता से और गहरे जा रही हैं और मजबूत हो रही हैं। इस पूरे बातचीत में जो हिस्सा आपको अच्छा लगा हो उस पर आप अपनी टिप्पणी दीजिएगा। आप हमें बताइए कि क्या भारत किसी भी प्रकार से आंतरिक आपात की संभावनाओं की तरफ बढ़ रहा है। एक सवाल और है यहाँ पर बड़ा मौजूद हो जाता है कि कुछ विपक्ष के लोग ये बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि संरचना में आपातकाल है। तो क्या आप बताएं कि क्या आप अपने दैनिक जीवन में संरचना में आपातकाल को महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके अधिकारों को, आपके संवैधानिक अधिकारों को, आपके मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया है? क्या आपको लगता है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में सरकार आप में ज़्यादा हस्तक्षेप करती है? क्या आपको लगता है कि जो आप कहना चाहते हैं सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में, क्या आप उसे नहीं कह पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि राष्ट्र में जो है जो प्रेस है या जो अखबार है वो सीमित हुआ है? एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के बड़े लोकतंत्रों में अखबारों की साइज छोटी हुई है, अखबारों की संख्या कम हुई है, लेकिन भारत लगातार में नए अखबार बढ़ रहे हैं, उनके पेजेस बढ़ रहे हैं, उनकी संख्याएं बढ़ रही हैं। प्रिंट मीडिया के अलावा जो है जो टेलीविज़न की मीडिया है, इसके अलावा वैकल्पिक जो संचार के साधन है, मीडिया है, जिसमें फेसबुक और ट्विटर जैसे माध्यम क्या नियंत्रित हैं? क्या आप वो बातें नहीं कह पा रहे हैं इन माध्यमों से जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे सरकार के पक्ष में या सरकार के विपक्ष में? आप अपनी राय, अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। नमस्कार।